नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 27 सितंबर 2020। चलिए आज सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। पहला जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा नेशनल मेडिकल कमीशन से रिलेटेड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौशल से कल बदलेगा, ये क्या है, पूरा स्कीम क्या है इसकी, उसे डिस्कस करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में, और साथ ही साथ समझेंगे कि वोडाफोन का क्या केस था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जिमैक्स 20 मैरीटाइम एक्साइज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है नेशनल मेडिकल कमीशन से रिलेटेड। कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली सरकार के द्वारा एक नई बॉडी को बनाया गया है जो कि मेडिकल से जितने भी चीज़ें रिलेटेड हैं इंडिया में उन सब से डील करेगी। क्या होगा उस बॉडी का नाम? तो इस बॉडी का नाम होगा नेशनल मेडिकल कमीशन। अब ये क्या पहली बॉडी है ऐसी कोई जो मेडिकल से डील करेगी इंडिया में? तो नहीं, इससे पहले एक और बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी बॉडी को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया जाएगा नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। ठीक है, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1934 में। इसको स्टैब्लिश करने के लिए सरकार एक एक्ट लेके आई थी जिस एक्ट का नाम था इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933। ऑलराइट, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम अगली बात करें कि इस बॉडी को, जो आपकी पुरानी बॉडी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको रिप्लेस क्यों किया जा रहा है, क्या रीजंस हैं? तो पहला इसका रीजन है वो है कि करप्शन। इस बॉडी में काफ़ी ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता था। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी इस बॉडी के साथ थी। एफिशिएंसी इस बॉडी की काफ़ी कम थी। ठीक है, जो नई बॉडी बनाई जाएगी नेशनल मेडिकल काउंसिल, ये कंट्री की टॉप रेगुलेटर होगी मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, इस बॉडी के 4 बोर्ड होंगे, वो चारों बोर्ड अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेंगे। पहला जो बोर्ड होगा उसका काम होगा अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड, उसके बाद मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग, फिर एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन। ये 4 बोर्ड इसके होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो इस काम का नाम होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है, ये जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है ये उन स्टूडेंट्स को देना होगा जो मेडिकल के फाइनल ईयर में होंगे। ठीक है, और उसके साथ ही साथ अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने फाइनल ईयर के बाद मेडिसिन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उन्हें भी नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा। ठीक है, इसी के साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि फॉरेन में रहकर मेडिकल की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बाद वो इंडिया वापस आना चाहते हैं और इंडिया में आकर मेडिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी, उन डॉक्टर्स को भी नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा। ठीक है, एक एग्जाम आपको पता होगा, नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम जो होता है इसी के थ्रू मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स होती हैं उनको भरा जाता है, और ये एग्जाम कंडक्ट कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। ऑलराइट, रिसेंटली डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जो कि फॉर्मर हेड हुआ करते थे एम्स दिल्ली के हॉस्पिटल में, उन्हें नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि कौशल से कल बदलेगा। कंटेस्ट ये है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की एनिवर्सरी को। ठीक है, इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है और उस सेलिब्रेशन का नाम दिया गया है कौशल से कल बदलेगा। ठीक है, इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था 25 सितंबर को, और 25 सितंबर को ही दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में इस स्कीम को, कौन सी स्कीम? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसको लॉन्च किया गया था और अब इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2014 में। ये जो स्कीम है, अगर आप इसका नाम पढ़ें तो क्या है, देखिए नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, ग्रामीण कौशल योजना, यानी कि गाँव में, रूरल एरियाज में कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, इस स्कीम को चलाया जा रहा है अंडर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। उसके अगर हम अगली बात करें तो इस स्कीम के द्वारा
रूरल एरियाज में ऐसे यूथ जो कि एज ग्रुप क्या है उनका 15 से लेके 35 ईयर का एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में जो भी पीपल लाइक कर रहे हैं, जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा उनका, और उन्हें स्किल डेवलपमेंट के साथ जो होंगी ऐसी एक्टिविटीज में उनका प्लेसमेंट दिया जाएगा जहां पर वो जाकर वो एक ऐसी लाइफ अचीव कर पाए जिससे वो गरीबी से बाहर निकल पाए। ठीक है, ये मकसद होने वाला है इस पूरी स्कीम का, और ये स्कीम जो है काफ़ी सक्सेसफुल भी साबित हुई है। टोटल 10 लाख से भी ज़्यादा ऐसे यूथ है जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, स्किल डेवलपमेंट किया गया है उन यूथ का, और उनमें से 6.65 लाख बच्चों को प्लेस भी किया गया, उनका प्लेसमेंट भी हो चुका है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, अगर आपको अचीवमेंट्स वगैरह लिखने को आए तो ये पॉइंट आपको जरूर मेंशन करना है। ठीक है, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड। देखिए, कंटेस्ट ये है कि दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिक अफेयर एनालिस्ट को अरेस्ट किया है अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उस एनालिस्ट के ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं कि उस व्यक्ति ने चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को इंडियन जो कि ट्रूप्स होती हैं, इंडियन ट्रूप्स होती हैं, उनके मूवमेंट की जानकारी दी थी। ठीक है, तो उसी एनालिस्ट को अरेस्ट किया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर। ऑलराइट, अब ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है ये है क्या? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो एक्ट है वो किन एक्सपेक्ट पर टारगेट करता है। तो पहला तो ये स्पाइंग के लिए बनाया गया है, अगर कोई जासूसी करता हुआ पाया गया इंडिया में किसी और देश के लिए तो उसके अगेंस्ट ये एक्ट लगता है। अगला, अगर कोई व्यक्ति सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती हैं जो गवर्नमेंट की, उनको डिस्क्लोज करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर भी यह एक्ट लगाया जाता है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है इस एक्ट में कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन को डिफाइन नहीं किया गया है कहीं भी। ठीक है, सरकार जो है वो केस बाय केस इन चीज़ों को डिफाइन करती है कि क्या सीक्रेट है, और इसके लिए सरकार जो है वो एक मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन 1994 का इस्तेमाल करती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट हो सकती है, जैसे कि ऑफिशियल कोड हो गया, कोई पासवर्ड वगैरह हो गया, स्केच प्लान हो गया, कोई मॉडल हो गया, आर्टिकल्स, नोट, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, हमारे आर्मी का मूवमेंट वगैरह, इस सारी जो चीज़ें होती हैं उन्हें सीक्रेट इंफॉर्मेशन माना गया है। इस एक्ट के अंदर किसी व्यक्ति को 14 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और साथ ही साथ फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, हम इस एक्ट की बैकग्राउंड की बात करें तो इस बैकग्राउंड को ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौरान लाया गया था। इसको लाया गया था 1889 में। सरकार देखिए उस समय क्या चाहती थी, जो आपकी जर्नलिज्म हुआ करते थे, जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, वो न्यूज़पेपर है या फिर आर्टिकल्स के थ्रू सरकार की बुराई क्या करते थे। तो सरकार क्या चाहती थी, सरकार कौन सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी, ऐसी एक्टिविटीज़ को कर्व करना चाहती थी, उन्हें रोकना चाहती थी कि आप सरकार के खिलाफ कुछ ना लिखो। तो वो एक ऐसा एक्ट लेके आ गई जिसे सीक्रेट एक्ट कहा गया। इसकी मदद से वो क्या करते थे, अगर कोई भी ऐसा ऑथर है या फिर कोई जर्नलिस्ट है जो सरकार की बुराई कर रहा है तो उसको उठा के अरेस्ट कर लेते थे इस एक्ट के अंदर। ठीक है, इस एक्ट में आगे चल के काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। इस एक्ट में एक चेंज हुआ 1904 में, फिर और अमेंडमेंट्स हुए 1923 में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं रखना, बस याद रखिएगा कि ये जो एक्ट है वो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का एक्ट है। अब देखिए इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं इस एक्ट के साथ। पहला जो इशू है वो है कॉन्फ्लिक्ट विद राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सरकार क्या करती है ना, कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जिनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताकर बच जाती है, और उनके ऊपर जब आरटीआई फाइल की जाती है तो उनका वो आंसर देने से बच जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल अगर मैं इसका दूं तो वो था राफेल जेट के ऊपर जब आरटीआई वगैरह लगाई गई थी तो सरकार जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वगैरह के बताकर वहाँ से बच गई थी और उन्हें जानकारी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी थी। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते रहते हैं, इश्यूज वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। सरकार जो है कई बार मिसयूज़ भी करती है इस एक्ट का, ऐसे भी आरोप इस एक्ट के ऊपर लगते रहते हैं। सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है ये। ठीक है, अब कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं हमारी अलग अलग रिपोर्ट्स के द्वारा, अलग अलग कमीशंस के द्वारा। तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी कि सेकेंड ARC जो आई थी, उस रिपोर्ट ने भी कहा था कि जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसको रिपील कर देना चाहिए और एक नया चैप्टर ऐड कर देना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर ही। ठीक है, जो कि आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन से डील करेगा। उसके बाद साथ ही साथ एक और कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा 2015 में। उसने भी कहा था कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है
ये जो है आरटीआई को कम करता है और आरटीआई की जो पावर है उसको थोड़ा सा कम करता है। तो इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स होना जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। ऑलराइट, तो ये पूरा मैटर था। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, द वोडाफोन केस एंड हेग्स कोर्ट रूलिंग्स रिलेटेड। पहले मैं आपको पूरा मैटर बता देता हूं, उसके बाद हम कंटेंट्स डिस्कस करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आया। देखिए 2007 की बात है। वोडाफोन का नाम आपने सुना होगा। एक सिम आया करती थी पहले वोडाफोन की, ठीक है। अब वोडाफोन के काफ़ी सारे एड्स आते हैं, वोडाफोन और आइडिया के दोनों साथ में वी आ गए हैं, ठीक है। तो 2007 का केस है। 2007 में क्या हुआ था, वोडाफोन ने 67% स्टेक्स खरीदे थे हचकिसन वामफाओ के 11 मिलियन डॉलर में, 11 बिलियन डॉलर में। ऑलराइट, अब क्या हुआ, सरकार ने वोडाफोन से बोला कि आपको जो है कैपिटल गेन टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा 7,990 करोड़ का, और आपको ये जो टैक्स है ये आपको पहले ही डिडक्ट कर लेना चाहिए था इसके जो स्टेक्स आपने खरीदे उस समय ही, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया तो अब आपको जो है इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये वोडाफोन क्या करता है, इस जो सरकार के द्वारा उनके ऊपर टैक्स लगाया गया उसको चैलेंज करता है हाई कोर्ट में, ठीक है। वहां पर हाई कोर्ट में वोडाफोन जो है वो केस हार जाता है। फिर वोडाफोन क्या करता है, केस दायर करता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है और वहां पर वोडाफोन केस जीत जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ये अपना रूलिंग देती है कि अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 वोडाफोन ग्रुप जो है वो करेक्ट है, उन्हें कोई भी टैक्स अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। अब इससे होता क्या है, उस टाइम पर इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी। अब वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, तो वो क्या करते हैं, एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लेके आते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव ऐसे एक्ट होते हैं या फिर ऐसा लॉ होता है जो प्रेजेंट एक्ट में उसके पहले ही लागू कर दिया जाता है, ठीक है। समझाता हूँ एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए कि कोई एक्ट था आपका, उसमें कोई बातें लिखी हुई थी। एक एक्ट पास किया गया आपका 2010 में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें ये लिखा हुआ था कि आइसक्रीम खाना जो है वो गुनाह है। एग्जाम्पल बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल समझिएगा आपका। अब क्या होता है कि कोई बच्चा जो है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हीं का बेटा जो है वो आइसक्रीम खा लेता है, ठीक है। कब खा लेता है वो आइसक्रीम, 2015 में। अब 2010 की एक्ट के अकॉर्डिंग उस बच्चे को जो है जेल हो जानी चाहिए, उसके ऊपर केस चलना चाहिए। तो फाइनेंस जो आपके मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे, वो जाएंगे रेट्रोस्पेक्टिव 2010 में और ये जो एक्ट है इसमें चेंज ला देंगे, बोल देंगे कि आपसे जो है आइसक्रीम खाना गुनाह नहीं है। तो उनका जो ये बच्चा है वो बच जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है। वैसा ही करते हैं आपके प्रणब मुखर्जी। वो ये करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम लेके आ जाते हैं और चेंजेस कर देते हैं, जिसके थ्रू वोडाफोन ग्रुप जो है इसको अब टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करता है वोडाफोन, जो करता है वोडाफोन बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को इन्वोक कर देता है, उसका क्लॉज 9 इन्वोक कर देता है। अब बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होती है, ये दो देशों के बीच में साइन होती है। इस केस में, वोडाफोन के केस में, इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में ये साइन हुई थी। इस ट्रीटी के अंदर क्या किया जाता है, इसके क्लॉज 9 के अंदर ये किया जाता है कि अब जो भी कोई डिस्प्यूट होगा वो दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होगी और उन दोनों के बीच में नेगोशिएशन साइंस होंगे, ठीक है। तो नेगोशिएशन के थ्रू ये मैटर सॉल्व होगा। तो अब नेगोशिएशन हुए हैं और जो आपकी एम्बिशियस डिसीजन लिया गया है किसके द्वारा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग में सिचुएटेड है, उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि वोडाफोन के ऊपर जो टैक्सेशन लगाया गया था वो गलत था और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो वोडाफोन जो है वो केस जीत गया है। उम्मीद है आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन समझ में आया होगा। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा आज का लास्ट आर्टिकल, जो कि है जिमैक्स 20 मैरीटाइम एक्साइज से रिलेटेड। देखिए ये जो एक्साइज है ये बायलेटरल मैरीटाइम एक्साइज है, यानी कि दो देशों के बीच में होने वाली मैरीटाइम एक्साइज है। किन दो देशों के बीच में होती है, तो जापान और इंडिया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो है 4th एडिशन वो इस समय कराया गया है, कहाँ पर, अरेबियन सी में। कब से कब तक चलेगा, 26 से लेकर 28 सितंबर 2020 तक ये चलने वाला है, ठीक है। ये बायएंगुअल एक्सरसाइज है, यानी कि हर 2 साल में कंडक्ट कराई जाती है इंडियन नेवी और जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा। इसको पहली बार कराया गया था 2012 में, तब से ये हर 2 साल के बाद कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट आप याद रखिएगा जिमैक्स 20 मैरीटाइम एक्सरसाइज के बारे में। इंडिया और जापान के बीच में कराई जाती है। इस साल जो है अरेबियन सी में हो रही है,
यानी कि इंडिया होस्ट कर रहा है और 26 से लेकर 28 सितंबर तक ये चलने वाली है। जापान का आप यहाँ पे ऐसा मैप देख लीजिए, ठीक है। जापान के जो है वो 5 आइलैंड्स के लिए काफ़ी फेमस है। ये 5 आइलैंड्स, उसके नाम आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी सी ऑफ जापान है जिसे ईस्ट सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। यहाँ आपका पेनिनसुला, कोरियन पेनिनसुला है, जहाँ पे आपकी दोनों कोरियन कंट्रीज़ आती हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ऊपर चाइना है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको साउथ चाइना सी देखने को मिलेगी, काफ़ी फेमस रहती है साउथ चाइना सी, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो पाए। और आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें आपके डाउट ज़रूर बताएं, हम उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।